कभी किसी ने सोचा नहीं था नैनोला से निकल के एक आम परिवार का लड़का राजनीति में आएगा। नायब और असीम की जोड़ी पूरे हरियाणा में चर्चा है। असीम गोयल जी ने अपना एक पूरा रुतबा मेहनत से कार्य करके जो बनाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। कैसे देखते हैं? उनका मन से था कि मैंने एमएलए बनना, लोगों की सेवा से। ये बीजेपी है, ये छाड़ लेती है व्यक्ति। जो लोग बात करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उनको कुछ नहीं है। वो सिर्फ बोल सकते हैं। उनको पूछा जाता था कि आपने कहाँ लगाया है, तो उनका एक ही जवाब होता था, जहां कम वहां। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को यहाँ भेज दो। वो कहते थे जहां कोई नहीं जाता वहां मैं। अब उन्होंने इस तरह की मेहनत की, दिन रात किया, अपना शरीर, अपनी जिंदगी, अपना कारोबार, अपना सारा कुछ उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए निछावा। लेकिन मैं पार्टी का और जो उसके शीर्ष नेतृत्व सारे लोग, मैं उनका दिल से आभार करता हूं। उनके हाथों में जोड़ के पैरों में नमन करता हूं कि उन्होंने उसको खत्म होने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ताओं को मरने नहीं दिया। सर, कांग्रेस के प्रत्याशी जो अब चुनाव में उतरे हैं, तो वो ये कहते हैं कि एक मौका दे दो, तस्वीर बदल देंगे। कैसे देखते? 2014 से पहले तो कभी बीजेपी थी, तो कांग्रेस ही थी, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं बदला? चुनावी गहमा-गहमी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वे इंसान जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और खुला चैलेंज करते हैं कि अगर मुद्दों की डेवलपमेंट की बात अगर करनी हो तो खुली चर्चा के लिए कोई भी मुझे आमंत्रित कर सकता है। मैं हाजिर हूं हर चीज, हर खाके के साथ जो अंबाला के विकास के अंदर जो खाका उन्होंने तैयार किया है। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं असीम गोयल के चाणक्य कहे जाने वाले उनके प्रतिनिधि रितेश गोयल आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं। कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ आंकड़ों पे बात करेंगे, कौन गया कौन आया, अपना होके भी जो हुआ पराया, इन सभी पर बातचीत की जाएगी। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी राघव जी। सर, नगर निगम चुनाव का पारा पूरी तरह से गर्म है, मौसम की तरह। सर, कैसा माहौल लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, और जब कांग्रेस नहीं है तो और कोई तो है ही नहीं मैदान में, कोई और पार्टी तो यहाँ पे है ही नहीं। 1-2 आजाद प्रत्याशी खड़े हैं, उनकी जमानत बच जाए तो वही गनीमत है। मेरे को तो लगता है आजाद प्रत्याशियों को छोड़िए, अगर कांग्रेस के बहुत से पार्षद अपनी जमानत को भी बचा लें तो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। जीतना तो बहुत दूर का सपना है। सर, सोशल मीडिया के ऊपर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, चाहे सांसद हो, वरुण राणा खुले मन से कहते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने क्या किया, आखिरकार असीम गोयल ने क्या किया। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वरुण जी को 2 साल हो गए एमपी बने हुए। वो 2 साल में कभी अंबाला नहीं आए, 1 रुपया उन्होंने कभी अंबाला में दिया नहीं, कभी आज तक डेवलपमेंट की नहीं। और उनके एमएलए निर्मल सिंह जी, उनको भी 2 साल हो गए बने हुए, आज तक उनका यहाँ घर तक नहीं है। उनको यही नहीं पता कि अंबाला में जरूरत किस चीज की और क्या काम है। आज तक वो किसी भी दिन अंबाला में बैठे नहीं कि लोगों की बात को सुने, लोगों के काम करें। अगर डेवलपमेंट की चर्चा करनी है तो मैं खुले तौर पे चर्चा करता हूँ कि वरुण जी और निर्मल सिंह जी आ जाएं, वो अपना विजन बता दें अंबाला के लिए कि अंबाला के लिए क्या करेंगे। मैं तो एक छोटा सा अदना सा सेवक हूँ बीजेपी का और असीम जी का। वो मेरे से ही मुकाबला कर ले, असीम जी के साथ तो मुकाबला करना बहुत दूर की बात है। उनके साथ तो अगर बैठ के वो 5 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। सर, डेवलपमेंट की बात करें, हालांकि आपके पास हर तरह के आंकड़े हैं, अगर कोई लेना चाहे उसकी कॉपी भी आपसे ले सकता है। बार बार वो ये तो कहते हैं भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं होते, लोग परेशान हैं, निकासी की प्रॉब्लम है, जबकि निकासी की प्रॉब्लम कोई असीम गोयल नहीं लेके आए, जबकि पूरे लंबे समय से चल रही है, तो उसको लेकर घेरते हुए नजर आते हैं बार बार। सर, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार किसको बोलते हो? मेरे तो अभी तक समझ में आया नहीं कि भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, मैं पूरे अंबाला से व्यक्ति को कहता हूं कि जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको कोई दिक्कत हुई है, क्या वो मेरे पास या असीम जी गोयल के पास या हमारे जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी के पास कोई व्यक्ति आया? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ये काम कहा और मेरे से इतने पैसे मांगे गए और मैंने इस व्यक्ति को इतने पैसे दिए, मेरे को वो एफिडेविट दे, उसका नाम दे। अगर मैं असीम गोयल जी को बोलकर, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बोलकर उसको तुरंत सस्पेंड ना करवाया, उसको यहाँ से ना निकलवाया तो कहना, लेकिन आज तक सिंगल आदमी भी हमारे तक नहीं आया। देखिए, अधिकारी क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में हमें नहीं पता जी,
हमारा काम है आपका लोगों का वकील बन के अधिकारियों से काम कराना, क्योंकि अधिकारियों का काम काम करना है, हमारा काम उनसे काम करवाना है। कोई व्यक्ति हमारे पे अपनी दुख तकलीफ लेके आता है तो हम अधिकारी को फोन करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये काम करवा के तो अगर किसी व्यक्ति को उस काम करने में दिक्कत आती है और उसमें कोई अधिकारी उसके साथ गलत व्यवहार करता है, भ्रष्टाचार करता है, उसको दिक्कत करता है, तो उसकी कंप्लेंट तो उनको देनी पड़ेगी ना, बताना पड़ेगा ना जी। हमें कैसे पता लगेगा अदरवाइज कौन है? ये तो नहीं रटा रटाया शब्द है कि जब किसी के पास कोई मुद्दा ना हो, कोई सबूत ना हो, उसने पैसे खा लिए, उसने भ्रष्टाचार कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये तो मुद्दा ही है। ये तो मैं भी कुछ बोल दूंगा। आजकल फेसबुक पे बहुत लोग हो गए, वो फेसबुक पे लिख सकते हैं। जो व्यक्ति फेसबुक पे लिखता है फालतू, वो जमीन वो एक भी व्यक्ति जमीन पे नजर नहीं आएगा। और उसका एक भी कैंडिडेट जो फेसबुक पे लिखते हैं ना, मैं उनसे चैलेंज करता हूं कि वो व्यक्ति जमीन पर आए, चुनाव लड़े, उसको अपना पता लग जाए कि मैं कितने पानी में। रितेश जी, कांग्रेसी नेताओं को आपसे दिक्कत बड़ी है, आप दौरा करते हो, पीछे पानी आया, आप लगातार अधिकारियों के साथ बैठक ली, हालांकि असीम गोयल जी भी लगातार बैठ के करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं को बड़ी दिक्कत रहती है कि रितेश गोयल जी कौन है, मीटिंग में बैठते हैं जिला कष्ट निवारण समिति की, रितेश जी कौन है जो अधिकारियों की बैठक लेते हैं, रितेश जी कौन है जो अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आते हैं, तो क्या जवाब देंगे इसका? सर, रितेश जो है वो बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। रितेश गोयल को किसी पद की जरूरत नहीं है। रितेश गोयल सन 1990 में संघ का एक संघी रहा है, स्वयं सेवक रहा है। उसने 1990 में मैंने संघ को ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार मेरे पिताजी उस समय मंडल अध्यक्ष रहे जब विधानसभा का पूरी का एक मंडल अध्यक्ष होता था। मेरा तो परिवार ही सारा बीजेपी में जुड़ा हुआ है, बचपन से हम बीजेपी में रहे हैं। मेरे पिताजी बीजेपी से रहे हैं हमेशा, और उस समय तो नगर से कोई होता ही नहीं था बीजेपी में, गिनती के 5 आदमी होते थे जब मेरे पिताजी मंडल अध्यक्ष होते थे। और ये सब कुछ जो है हमारी खून में है। और बीजेपी के कार्यकर्ता को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है कि वो काम कराने के लिए किसी की इजाजत लेगा। बीजेपी ने अपने हर कार्यकर्ता को पावर दी हुई है, उसको कहा हुआ है कि अगर अच्छा काम करना है तो आप कर सकते हो। भाई, रितेश गोयल कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा ना। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास काम करवाने के लिए आ रहा है और मैं उस काम कराने को सक्षम हूं क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, असीम जी का चेता हूं, असीम जी से काम करवा सकता हूं, नायब जी से काम करवा सकता हूं, मंत्री से काम करवा सकता हूं, तो मेरे को करवाने में क्या दिक्कत है? मैंने किसी का कोई नुकसान किया हो, किसी से कोई पैसा लिया हो, आज तक किसी का कोई दिक्कत की हो, तब तो मैं जिम्मेवार हो सकता हूँ। यदि मैं किसी का फायदा कर रहा हूँ, बाढ़ के पानी निकालने में फायदा कर रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा हूँ, तो उससे किसी को क्या दिक्कत है? सर, कई आए कई गए, जो अपने हैं वो पराए निकले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी ना एक जिंदगी का असूल है कि आप काम करो और उसको भूल जाओ, और यही असीम जी का है। लेकिन तकलीफ तब होती है जो कई लोग तो ऐसे थे जो हमें ये कहते थे, भाई साहब आपने मेरा ये काम कर दिया, हम 7 जन्म तक भी आपका एहसान नहीं देंगे। तो 7 जन्म तो बहुत दूर की बात थी, वो पहले ही जन्म में दौड़ गए, पहले चुनाव में। तो ये लोगों का उनका अपना मन है, अपना वो है। आज वही लोग वापिस आ गए। आज वो लोग कहते हैं जी हमारे से गलती होगी, हम उस समय भावनाओं में बह गए, हमें लगा कि कांग्रेस आ रही है, ये सारी बात है। और हमारे लोग बहुत से नाराज होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं टिकट नहीं मिलती, ये नहीं है, कुछ भी नाराजगी है, दौड़ जाते हैं टिकट के जब चुनाव में लड़ते। भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको तो बीजेपी अपनी माँ लगनी चाहिए ना। वो माँ के लिए काम कर रहा है, अपनी भारत देश के लिए काम कर रहा है। कोई समाज सेवा चुनाव लड़के ही होती है क्या? मैंने तो कभी नहीं कहा मैंने चुनाव लड़ना है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे को पद लेना है, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा, आपका स्वार्थ और आपकी जो दिल के अंदर सारा दूसरी बात है, उसके नाते आपके मन में दिक्कत आती है, तब आप पार्टी को बुरा भला कहते हैं। सर, राजनीतिक चौपालों में एक पंजाबी में कहावत है, पार्टी साडी माँ है, टिकट दे ता है, इसको कैसे देखें? वही तो मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति का अपना स्वार्थ है, अपनी महत्वाकांक्षा है। व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को कह देता है, दे देता है, और फिर कहता है मैं इतना पुराना कार्य करता हूँ, मेरे को दिक्कत है जी, मेरे को टिकट नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब संगठन जो है सर्वोपरि है और संगठन से सरकार बनती है जी। अब सरकार बनाने के लिए संगठन सारा सिस्टम देखता है। बीजेपी हरियाणा में कहीं ठीक है 2014 से पहले? क्या कोई व्यक्ति सोच सकता था कि 2014 से पहले बीजेपी हरियाणा में आ सकती है? नहीं आई। क्यों आई? मैं ये नहीं कहता कि कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं है या कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। भाई, उनकी नींव थी, उन्होंने काम किया, तभी तो बीजेपी आई। आज बंगाल में हम चुनाव जीते हैं किस वजह से?
वो उस समय से लोग लगे हुए हैं, 50 साल से इंटरव्यू आ रहे हैं लोगों के, रो रहे हैं वो कि हम चाहते, लेकिन ऐसा मतलब तो नहीं है ना कि सिर्फ उन्हीं की वजह से आई, बाकी लोग भी तो जोड़े हैं ना। अगर उनको ना जोड़ते तो कैसे चुनाव जीतते, कैसे आगे बढ़ती। पार्टी को बढ़ना है, पार्टी को आगे जाना है। अब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से आता है और वो वहां पे तेज तरार है, काम करने के महत्व रखता है। राघव चड्ढा इसका उदाहरण है, सिंधिया जी इसके उदाहरण है। ऐसे मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। ये अभी असम के मुख्यमंत्री हमारे, वो इसका उदाहरण है। मैं कितने उदाहरण दूं जो दूसरी पार्टियों से आए। सम्राट चौधरी जी हैं, लेकिन उन्होंने आके काम किया और आज वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर उनके बिट्टू हैं, हालांकि हार हाँ, उसके बाद भी तो उनको मजबूती दी गई सेंटर की तरफ से। अब उनके अंदर बीजेपी बस गई ना जी। कोई व्यक्ति 1990 में जुड़ा, कोई 2000 में जुड़ा, कोई 2014 में जुड़ा, कोई 2020 में जुड़ा। अब उसको ये कहें जी भी मैं 2014 का हूं, मैं कहूं उसको, या मैं 1990 का हूं कि मेरी वैल्यू ज्यादा है, तू 2020 में जुड़ा है, तेरी वैल्यू 0 है। ऐसे थोड़ा होता है भी। जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो अपना सिस्टम बनाएगा, जो अपना धरातल पे काम करेगा। अब मैं कहने को तो बीजेपी का पार्टी का कार्यकर्ता हूं 2010 से, लेकिन मैंने पार्टी के नीचे धरातल पे कोई काम नहीं किया। 50 आदमी उसके साथ जोड़े ही नहीं, और मैं अभी भी कहीं सर्कल में एक्टिव नहीं हूं, तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी तो चुनाव जीतना है तो टिकट तो उसी को देगी ना जिसका धरातल पे काम है। सर, कांग्रेस के प्रत्याशी जो अब चुनाव में उतरे हैं, वो एक बात कहते हैं, हमने भी ग्राउंड पे जब गए उनकी स्पीच सुनते हैं, उनके डोर टू डोर देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एक मौका दे दो, तस्वीर बदल देंगे। कैसे देखते हैं? अच्छा, एक चीज बताओ। हाँ जी। आप 2014 से पहले का सिनेरियो देखो जी। 2014 से पहले तो कभी बीजेपी थी नहीं थी, तो कांग्रेस ही थी जी। तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं बदला कुछ? 2014 की मैं अगर बात करूं, अभी सफाई के मुद्दे पे बात आती है। 2014 में जब फर्स्ट टाइम असीम जी एमएलए बने, तो असीम जी ने कहा कि सबसे पहले मैंने अम्बाड़ा को स्वच्छ बनाना है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ। वो इसके लिए इंदौर गए 2014 में, और इंदौर से जाके वो फर्स्ट टाइम डोर टू डोर का जो ऑप्शन है वो अम्बाला में लेके आए। अम्बाला क्या, पूरे हरियाणा का पहला था। और 2015 में मनदीप बराड़ जी और शक्ति सिंह जी कमिश्नर होते थे। हमने डोर टू डोर जो है हरियाणा का सबसे पहला अम्बाला से शुरू किया, और उसको देखकर मनोहर लाल जी, उस समय कविता जैन जी मंत्री होते थे यूएलबी की, वो आई यहाँ पे, कमल गुप्ता जी यहाँ पर आए, उन्होंने इस व्यवस्था को देखा और धीरे धीरे पूरे हरियाणा में लागू किया। तो ये आपके एमएलए का विजन था। आज डोर टू डोर चल रहा है। आप सफाई की बात करते हो, आप एक काम करो, 10 दिन के लिए डोर टू डोर बंद करा के देख लो, आपको पता लग जाएगा सफाई है नहीं है। कारण क्या है ना, आप 2014 से पहले का सीन भूल गए, अब आपके यहाँ सफाई है। अब आज थोड़ा सा भी गंद डलता है तो आपको वो लगता है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है जिसकी वजह से सफाई होनी शुरू हुई है, हम उसको भूल जाते हैं कि वो किसने की, कहाँ से शुरू हुआ। ये मेन मुद्दा है। हाँ, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सफाई में कमी नहीं है, अभी सफाई में बहुत कमियां हैं। मैं कहता हूं कि हम इस काम पे लगे हुए हैं। माननीय मोदी जी इस काम के उन्होंने तो आह्वान किया है पूरी जनता से कि आप सफाई के लिए काम करें। बाहरले देशों में कितना साफ है, हम क्यों नहीं रख सकते? बल्कि हमारे जो व्यास जी के गुरु जी हैं, एक बार मैं उनके मंत्री जी के साथ वहां गया हुआ था, तो बात चली, तो वो कहने लगे कि मैंने अपने सारे लोगों को कहा कि आप कभी देखना व्यास जी में जाके, वहां एक पत्ता भी आपको गंद का नहीं मिलेगा, एक मिट्टी का कण भी, इतनी सफाई करते हैं। लेकिन वो कहते हैं, मैं अपनी सारी साथ संगत को कहता हूँ कि भाई तुम व्यास जी में तो सफाई करते हो, लेकिन जैसे व्यास जी से बाहर निकलते हो तो आप वहां पे अपना वो सोच को भूल जाते हो। तो मैं आप सबको संदेश देना चाहूंगा कि आप सब जगह एक जैसे रहें। यही मोदी जी कहते हैं कि सब जगह एक जैसे रहें, जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं ऐसे अपने शहर में भी सफाई रखने की कोशिश करें। समाज आगे आए, एसोसिएशन आगे आए, और जो कमी पेशी है उसको दूर करें और उसको और अच्छे से तरीके से करके अम्बाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। सर, आखिरी सवाल, कभी किसी ने सोचा नहीं था नैनोला से निकल के एक आम परिवार का लड़का राजनीति में आएगा। आज अगर पूर्व मंत्री असीम गोयल की बात करें तो हमें भी कहते गुरेज नहीं होगी कि मुख्यमंत्री के जो है उन नायब और असीम की जोड़ी पूरे हरियाणा में चर्चा है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो असीम गोयल जी ने अपना एक पूरा रुतबा मेहनत से कार्य करके अलग अलग राज्यों में जाके जो बनाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी मेहनत का काम है। जब सन 1998 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, मेरे को अच्छी तरह भली भांति पता है। मैं कभी पार्टी, मेरा कभी इच्छा ही नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊं या काम करूं। उसकी शुरू से इच्छा थी कि मैंने राजनीति में जाना है और एमएलए बनना है। हम फोटो में भी देखते हैं आप पीछे खड़े रहते हैं। मेरा मतलब ही नहीं है, मैं आपको फेसबुक पे भी कभी नहीं मिलूंगा, मैं वैसे डाल देता हूँ, लेकिन मेरा कभी भी राजनीतिक रूप से मैं आपको स्टेज पे या कहीं पे भी, मैं इमरजेंसी में जाता हूँ, वैसे नहीं जाता।
कारण क्या है, उनका मन से था कि मैंने एमएलए बनना, लोगों की सेवा करनी। और 1998 जब उनको मंडल का एक काम दिया, मंडल के एक सक्रिय कार्यकर्ता बने, मटेड़ी गांव के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा, वहां पे 100 यूनिट इकट्ठे करने थे ब्लड के। पूरे जिले की टीम लगी हुई थी, उनसे 22 यूनिट इकट्ठे हुए, अकेले असीम जी ने 78 यूनिट इकट्ठे कर दिए। जो उस समय के नेता आए हुए थे, बीजेपी के बड़े लीडर, उन्होंने मनचंदा जी भी थे, एसपी सिंह जी थे यहाँ से, और भी थे। उन्होंने कहा भी ये लड़का कौन है, तो कहा भी नन्योड़ा से आया, ऐसे ऐसे हम सिंह बोला। कह रहे भी इस लड़के पे निगाह रखना, ये उनकी सोच से देखो उस समय, ये बीजेपी है, ये छांट लेती है व्यक्ति को। जो लोग बात करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उनको कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल सकते हैं। इन्होंने काम किया, उनको वहां से कहा इसके ऊपर निगाह रखना, ये लड़का किसी दिन बहुत ऊपर तक जाएगा। और वही बात हुई। 3 दिन के बाद ही वो मंडल के महामंत्री बन गए, फिर अध्यक्ष बने, फिर प्रदेश के, फिर राष्ट्रीय टीम तक में वो गए। अंबाला से पहले नेता हैं जो राष्ट्रीय टीम तक गए, युवा मोर्चा की। और सबसे बड़ी बात है, उनकी एक खासियत थी, जब उनको काम दिया जाता था ना ऊपर राष्ट्रीय टीम में या स्टेट की टीम में, उनको पूछा जाता था कि आपको कहाँ लगाया जाए, तो उनका एक ही जवाब होता था, जहां कम वहां हम। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को यहाँ भेज दो, वो कहते थे जहां कोई नहीं जाता वहां मेरे को भेज दो। अब उन्होंने इस तरह की मेहनत की, दिन रात किया, अपना शरीर, अपनी जिंदगी, अपना कारोबार, अपना सारा कुछ उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए निछावर कर दिया। लेकिन मैं पार्टी का और जो उसके शीर्ष नेतृत्व सारे लोग हैं, मैं उनका दिल से आभार करता हूं, उनके हाथों में जोड़ के पैरों में नमन करता हूं कि उन्होंने उसको खत्म होने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ता को कभी मरने नहीं दिया। और जब टिकट का टाइम आया, जब बीजेपी का टाइम आया, उन्होंने अपने खत्म कार्यकर्ता को भी टिकट देकर, मैं आज कटारिया जी स्वर्ग में हैं, मैं उनको याद ना करूं तो हमारे लिए बड़ी बेईमानी होगी। कटारिया जी, नायब जी और असीम जी की तीनों की जोड़ी होती थी, और इन्होंने कटारिया जी और उन्होंने कहा इस लड़के ने बहुत मेहनत की और बीजेपी के नाते अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया। और इस बात को माननीय मोदी जी ने मानते हुए इनको 2014 में टिकट दी, और उसकी वजह से आज असीम जी इस ऊंचाई तक। तो सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे असीम के चाणक्य रितेश गोयल, जो सोशल मीडिया पे भी वायरल रहते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने सारे मुद्दों पर एक एक करके चर्चा की, तो हम यही कहेंगे, एक बार वोट डालने से पहले, एक बार मतदान करने से पहले इनकी बात को जरूर सुने। कहीं ना कहीं आपको भी समझ आएगा कि करनी और कथनी में कितना अंतर है।